यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर 30 सेकेंड्स में आपका लूंगा, जिसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं यूपीएससी प्रेप लैब के 1 रुपी ट्रायल को। 1 रुपी ट्रायल में आप हमारे कोर्स के डेमो वीडियो, सारी कुछ एक्सपीरियंस और लुक एंड फील देख सकते हैं। आफ्टर दिस यू विल गेट 1 मंथ सब्सक्रिप्शन एट अ प्राइस ऑफ 899। वैसे 999 का दिखेगा, पर जब आप वसूल लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड लगाते हैं तो 899 का हो जाता है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, फाउंडेशन लेक्चर्स, सिविल सर्वेंट्स की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, मेंस कोर्सेज, ब्यूरोक्रेट्स, आईआरएस, आईपीएस ऑफिसर्स के द्वारा मिलते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का फायदा ले सकते हैं, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी का, इस सब के साथ जुड़कर एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, 10th क्लास की कोचिंग की फीस से भी कम प्राइस पे। चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर के साथ, बट डू रिमेंबर वसूल लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड लगाना है, ये ट्रायल शुरू करना है और मंथली बेसिस पर हमारे कोर्स के साथ, प्रोग्राम के साथ कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जुड़ना। हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, जहां पे हम 2023 के अंदर पूछे गए यूपीएससी प्रीलिम्स के इकोनॉमिक्स के सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरा नाम है वसु कटारा। आई टीच इकोनॉमिक्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूपीएससी प्रेप लैब एंड प्लीज इफ यू आर वाचिंग, अगर आप देख रहे हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोग सेशन को देखें, मैं ये चाहता हूं। तो आप सबको थम्स अप अभी जाके क्लिक करना है, प्लीज गो एंड क्लिक नाउ। मैंने 2025-2024 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कवर कराया, उसको प्लीज फौरी तौर पे जल्दी से देख लीजिएगा। एंड यू कवर द 2023 सेशन टुडे विद मी, प्रीवियस सेशंस आल्सो यू गो एंड वॉच। सबसे पहला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, interest income from the deposits in InvITs, infrastructure investment trust, distributed to their investors is exempted from tax, but the dividends are taxable or dividend is taxable. Second point, InvITs are recognized as borrowers under the सरफाइजी एक्ट 2002, जिसका नाम पूरा ये लिखा है। अब आंसर बताते हैं। पहली बात तो, अब InvITs जो है ये क्या होते हैं? ये एक फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें जनता पैसा डालती है, जिसके पास जितना पैसा हो वो पैसा इन्वेस्ट करता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख, जो भी है, और वो हिस्सेदार बन जाता है इस फंड का, एक यूनिट होल्डर बन जाता है। इस फंड से एक पूल बनाया जाता है, पूल ऑफ फंड्स, मान लेते हैं 100 करोड़ का, और उस अमाउंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाता है, रोड्स, हाईवे जो भी बनाने के लिए, और वहां पे फिर टोल कलेक्शन सेंटर बनाकर जो भी गाड़ी वहां से पास होती है उससे टोल इकट्ठा किया जाता है। या प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है जैसे जैसे, और आपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचा तो उससे भी आप पैसा कमाते हो। प्रॉफिट जो कमा रहे हो उसका शेयर, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, वो भी मिलता है। तो ये कह रहा है कि एक चीज टैक्सेबल है, दूसरी चीज टैक्सेबल नहीं है। आज के टाइम पे सरकार ने बजट में चेंज करके सब कुछ टैक्सेबल बना दिया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। हर प्रकार की इनकम, इन्वेस्ट की, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब अब टैक्सेबल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और कहां लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है? ए तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, हाँ डी कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, और डी ही हमारा एक ऑप्शन हो सकता है। और यस, इसको बोरोवर माना गया था सरफाइजी एक्ट के अंदर। अब मैं सरफाइजी एक्ट भी बता दूं। क्या होता है कि कोई उधार लेता है, प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, अब वो उधार चुका नहीं पा रहा, तो कोर्ट में केस चला जाता है, कई सालों तक केस चलता रहता है, तारीख पे तारीख चलती रहती है। सरफाइजी एक्ट ये पावर देता है बैंकों को, जिन्होंने लोन दिया है, कि वो मिनिमम कोर्ट इंटरवेंशन के साथ अपना रिकवरी प्रोसेस शुरू कर दें, लोन की रिकवरी एज सुन एज पॉसिबल कर सके, ताकि बैंकों का टाइम और पैसा वेस्ट ना हो। तो ये सरफाइजी एक्ट के थ्रू है। अब इसे बोरोवर रिकॉग्नाइज कर दिया है, इन्विट्स और राइट्स को। राइट्स होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वहां पे रियल एस्टेट में जैसे बिल्डिंग बना दी, मकान बना दिए रहने के लिए। इन्विट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉल बना दिए, हाईवे बना दिए। ये फर्क है दोनों में, बहुत बारीक फर्क है, वरना दोनों पूल ऑफ मनी है, पूल ऑफ पब्लिक मनी है, फंड है बेसिकली। तो सरफाइजी के अंदर ये काउंट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना, जिसके बेसिस पे अब इनको एक लीगल वो मिल जाएगा, एक लीगल बैकिंग अटैच हो गई कि अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी बेची जा सकती है,
जब तक ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता तब तक विश्वास नहीं होता किसी को पैसा देने पे, कि पैसा दिया सामने वाली पार्टी चुका नहीं पाई तो क्या ही कर लोगे। अब विश्वास है कि उसकी प्रॉपर्टी बेचकर रिकवरी की जा सकती है क्योंकि सरफाइजी एक्ट एप्लीकेबल हो गया है। तो ये स्टैंप लगना, ये बोरोवर स्टेटस मिलना आपको एक श्योरिटी, एक गारंटी प्रोवाइड कर देता है और अल्टीमेटली आप उस गारंटी के बेसिस पर बैंक से उधार ले सकते हो और बैंक भी डरता नहीं है देने से, ट्रस्ट बढ़ता है बैंक का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, स्टेटमेंट 1 गलत था, स्टेटमेंट 2 सही था। सेकंड देखो ना, ये स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी काफी पूछती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट many central banks worldwide had carried out interest rate hikes। कोविड के बाद कई सारे सेंट्रल बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। सेंट्रल बैंक जनरली assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means, कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करके आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 क्या स्टेटमेंट 2 को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो हाँ, सच बात है, हमने भी बढ़ाया था, कई सारे देशों ने अपने देशों के अपने कंट्री के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करे थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करना क्या होता है, बैंक कहता है लोन अब तक 6% पे ले रहे थे, अब 8% पे मिलेगा। 2% फालतू लिया जा रहा है, 2% एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। वो क्यों लिया जा रहा है, वो 2% एक्स्ट्रा इसलिए लिया जा रहा है कि उस इंटरेस्ट रेट को महंगा करके हम डिसुएड करना चाहते हैं लोगों को कि वो बैंक से बोरो ना करें। महंगाई बहुत बड़ी हुई है, सरकार जानबूझ के, सेंट्रल बैंक जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है, हमारे पास मत आओ लोन लेने के लिए, आओगे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। ये पूरी सिचुएशन रहती है। इसी वजह से, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसी वजह से हम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट, जो हायर इंटरेस्ट रेट या हाइक करते हैं इंटरेस्ट रेट के अंदर, हम डिसुएड करने की कोशिश करते हैं बोरोवर्स को। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बोरोइंग कम होगी क्योंकि महंगे इंटरेस्ट रेट पर कम ही लोग उधार लेंगे। इंटरेस्ट रेट अगर हमने कम कर दिया तो बोरोइंग बढ़ती है। भाई सबको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है तो लेंगे ना लोन, दे विल टेक द लोन, राइट, लेंगे वो लोन। तो दोस्तों ये पूरी सिचुएशन आपके सामने मैंने प्रेजेंट की है, स्क्रीन पर लिखा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बोरोइंग कम होती है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, बोरोइंग बढ़ती है। दिस इज द होल प्रोसेस, दिस इज द होल सिस्टम। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है ना। यस, ये सही बात है कि कोविड के बाद कई देशों ने, सेंट्रल बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया बिकॉज स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बीच में रिश्ता बनाना होता है ना, तो इसके बाद बिकॉज लिख दिया करो और फिर पढ़ा करो उसे कि क्या बिकॉज करके लिखने से अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है, नहीं हो रहा। that in the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes because central banks generally assume that they have the ability to counteract rising consumer price। Rising consumer price का मतलब महंगाई बढ़ रही है, counteract करने का मतलब महंगाई को खत्म करना, उससे लड़ना। सेंट्रल बैंक हैव द एबिलिटी का मतलब कि उनके पास ये चीज करके ये काम करने की पावर या सुविधा होगी थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी मेथड। ये सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आता है। ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए घटाए जा रहे हैं सब मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आता है। तो ये तो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो मतलब सही आंसर है कि 1 and 2 आर करेक्ट एंड 1 एक्सप्लेन्स 2 प्रॉपरली। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1 प्रॉपरली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हम आगे चलते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन है। थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है। Carbon markets are generally likely to be one of the most widespread tool in the fight against climate change। कार्बन मार्केट क्या होता है, कोई कंट्री है जैसे इंडिया, मान लो उसने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज्यादा कर दिया, लिमिट से ज्यादा, हमको एक कोटा दिया हुआ था, एक लिमिट दी हुई थी, हमने ज्यादा एमिशन कर दिया, ज्यादा प्रदूषण कर दिया। दूसरा देश है, मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम किया, जितना उससे उसके लिए रिक्वायर्ड था उससे भी कम किया। मतलब उसका बजट था 200 किलो टन, उसने 180 किया, 20 किलो टन यूज ही नहीं किया, और इंडिया ने 20 किलो टन एक्स्ट्रा कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ क्रेडिट्स होते थे, वो एक्सचेंज कर सकते थे। ये सब कार्बन मार्केट के अंदर डीलिंग होती है। कार्बन मार्केट क्या है कि भाई हर देश के लिए हमने एक बजट बना दिया, हम ना देशों को लगाम लगाना चाहते हैं कंट्रीज के ऊपर कि भाई तुम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करो, पोल्यूशन कम करो। ग्रीन हाउस गैस होती है, हीट एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, कम ही एमिट करो ना। तो जो देश कम एमिट कर रहा है हम उसे श्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं,
जो देश ज्यादा एमिट कर रहा है हम उस पर पेनल्टी लगा रहे हैं कि तुमने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किया, प्रदूषण किया है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन किया है, अब तुम्हें पैसा देना पड़ेगा और मुझे मत दो, उस देश को दो जिसने कम किया है, उसको कॉम्पेंसेट कर दो, उससे सर्टिफिकेट या कार्बन यूनिट्स खरीद लो। कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी हम। कार्बन मार्केट जो है दोस्तों ऐसी मार्केट होती है, और ये स्टेटमेंट 1 तो सही है, मुझे समझ आ गया स्टेटमेंट 1 में कमी नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी ऑप्शन हो सकते हैं, स्टेटमेंट 1 में कोई कमी नहीं लगी। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। भाई साहब अभी हमने इतनी बात करी, इंडिया की गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट या ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, तो क्या ये प्राइवेट सेक्टर है? तो सरकार है, तो ये गलत हुआ। स्टेटमेंट नंबर 2, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट टू स्टेट, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही बैठ रहा है इस केस में। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 में बिल्कुल क्लियरली लिखा है that carbon markets do not transfer resources from the private sector to the state। इसका पर्पस ही अलग है दोस्तों, गवर्नमेंट्स के बीच में नेगोशिएशन होता है, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर को सरकार, अपनी खुद की सरकार मदद करती है क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लाने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए, बट ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है। तो 1 सही है, सेकंड गलत है, सही जवाब सी है इस क्वेश्चन का, सी है। आगे चलें, which of the following activities of RBI is considered to be part of sterilization। यार स्टेरलाइजेशन का मतलब होता है साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ समथिंग। ये हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर देखते हैं, जहां पे हम साइमल्टेनियसली डॉलर खरीदते बेचते हैं या रुपया खरीदते बेचते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के तहत स्टेरलाइजेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन को करने को कहते हैं दोस्तों। स्टेरलाइजेशन का मतलब समझ गए, आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो कुछ, उसे स्टेरलाइज कहते हैं कि मार्केट में कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में हो गई है, उसे रिड्यूस कर रहे हो, और जिसकी वहां पे जरूरत है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में आप पढ़ते हैं बाय या सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज पर द नीड। आरबीआई बाय कब करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी? आरबीआई देखता है बैंकों के पास क्या हालात है, देश में पब्लिक जो है वो लोन लेना चाहती है और बैंकों के पास पैसा नहीं है, पर उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लेगी, बदले में उसके बदले पैसा दे देगी बैंकों को, और वो पैसा बैंक फिर अल्टीमेटली पब्लिक को देंगे, जिससे पब्लिक के पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और देश में ग्रोथ आएगी। देश में ग्रोथ लाने के लिए किया जाता है। सेल कब करती है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंकों को? जब बैंक धड़ाधड़ पब्लिक को लोन दिए जा रहे हैं, पैसा ही पैसा लोन में आगे दिए जा रहे हैं, हम बैंकों से पैसा छीनना चाहते हैं तो बैंकों से उनका पैसा ले लेते हैं, पर बैंकों को एक हाथ लो एक हाथ दो की नीति में कुछ लौटाना भी तो पड़ेगा। उनको आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक खुश है कि ठीक है यार मुझे तो ब्याज कमाना है, चाहे तो मैं पब्लिक को लोन पे देके कमाऊं या तो चाहे मुझे आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट देती रहे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट देती रहेगी, बैंक खुश है। इंटरेस्ट से मतलब था, इंटरेस्ट मिल गया। साइमल आप बाय सेलिंग देख रहे हो, बाय भी हो रहा है सेल भी हो रहा है, एज पर द नीड आप इसे यूज कर सकते हो। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज क्लोजेस्ट टू स्टेरलाइजेशन व्हेन इट कम्स टू द मॉनेटरी पॉलिसी। अदरवाइज स्टेरलाइजेशन का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इस्तेमाल होता है टर्म का, जहां पे आप बाय और सेल करते हो फॉरेन करेंसी या इंडियन करेंसी, डॉलर या रुपया या कोई भी करेंसी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, सेकंड स्टेटमेंट कॉल मनी मार्केट, थर्ड स्टेटमेंट ट्रेजरी बिल मार्केट, फोर्थ स्टेटमेंट स्टॉक मार्केट। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट्स? इनमें से कितने हैं जो कैपिटल मार्केट्स में, या कौन से हैं जो कैपिटल मार्केट्स में आते हैं? तो देखो यार, यू हैव कैपिटल मार्केट्स, यू हैव मनी मार्केट। मनी मार्केट होता है ऐसी मार्केट जिसमें कोई भी कंपनी एक साल से कम समय के लिए फंड्स अरेंज करती है अपने बिजनेस के लिए, डे टू डे बेसिस पर बिजनेस के लिए फंड्स अरेंज करती है। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अरेंज करने की एक मार्केट है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है, शेयर मार्केट जैसे कैपिटल मार्केट का पार्ट है, जिसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं।
कॉल मनी मार्केट या नोटिस मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स मार्केट या कैश मैनेजमेंट बिल्स, ये मनी मार्केट का पार्ट है। तो ये मनी मार्केट में आता है, इसको काट दो। ओनली टू आर पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, बॉन्ड्स एंड स्टॉक मार्केट। करेक्ट आंसर बी होगा, ओनली टू। ये आप पढ़ते हैं फाइनेंस के लेक्चर के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट के लेक्चर के अंदर। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है इसका। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड क्या होता है? जब छोटे छोटे किसान मिलकर खेती करें, अपनी जमीन के पूल को क्रिएट करके, लैंड पूल क्रिएट करके दोस्तों, मेनी मल्टीपल फार्मर्स दे आर शेयरिंग ट्रैक्टर, दे आर शेयरिंग लैंड एंड वर्किंग इन अ कोऑपरेटिव मैनर। रशिया जो यूएसएसआर था एक टाइम पे, वहां इसे कोलखोस कहा जाता था, राइट? कोऑपरेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। चाइना ने तो कंपल्सरली अपने देश में लोगों को कोऑपरेटिव फार्मिंग करवाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, मिलते हैं इनटू ग्रुप्स, ग्रुप बनाते हैं, एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, और मिलके फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, फसल काटते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड मॉडल। ये एक ऐसी स्कीम, ऐसा प्रायोजन, ऐसा प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, जिससे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को बड़े स्केल पे काम करके एग्रीकल्चर करने का फायदा मिल जाता है दोस्तों, जिससे आपस में ये रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। एक का ट्रैक्टर है तो सब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, जिससे अल्टीमेटली ये अपनी फसल अच्छे दाम पे बेच पाएंगे। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर, नाइजर सीड्स। यू नो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी, 23 क्रॉप्स आर देयर, जिसमें एक शुगर केन भी है, गन्ना भी है, जिसके लिए एफआरपी दिया जाता है, वो अलग है कहानी, उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। एमएसपी का मतलब है कि किसान कोई फसल उगा रहा है, अब किसान को पता नहीं मैं मार्केट में बेच पाऊं ना बेच पाऊं, इतनी मैंने मेहनत करी, फसल उगाई। डोंट वरी फार्मर, वी हैव हर्ड योर कंसर्न, हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गए। किसान को सरकार, जैसे उसने फसल उगाई है और सरकार को बेच रहा है, सरकार पैसा देती है, कॉम्पेंसेट करती है। ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, कि गारंटी, एक सपोर्ट के लिए मिनिमम कुछ प्राइस गवर्नमेंट फार्मर को दे रही है। तो इसमें कई सारे ऑयल सीड्स आते हैं, नाइजर सीड इज वन ऑफ देम। तो ये तो सच बात है और ये तो बुक्स में लिखा भी होता है। ये आमतौर पे कि नाइजर सीड खरीफ क्रॉप है, ये नहीं लिखा होता। खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप में फर्क समझते हो? खरीफ होती है आमतौर पे जो गर्मी में चावल धान वगैरह जो उगाई जाती है, ये खरीफ क्रॉप है दोस्तों। रबी क्रॉप होती है जो सर्दियों में आमतौर पे उगाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल ऑफ दिस इज गेहूं, वीट। वीट इज अ रबी क्रॉप। तो ये लोगों को आमतौर पे पता नहीं था। और थर्ड, सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। अब एक गलती से एक ट्राइबल ने भी अगर ये तेल यूज कर लिया, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि सम की बात करी है, और सम में तो एक भी आता है, एक इंसान। तो एक तो होगा गलती से जिसने कभी ये तेल यूज कर लिया होगा, ऑल दो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये काफी धड़ल्ले से यूज होता है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी आपकी 100% सही है, 1 और 3 100% सही है। बात आ रही है कि ये खरीफ क्रॉप है या नहीं है। यहां पे आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा आपको ना, एक तरीके से ज्योग्राफी अगर आपने, एग्रीकल्चर आपने पढ़ी है, तो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। पहला रिस्क लोगे कि यार तो उस 23 क्रॉप्स में से 14 क्रॉप्स तो खरीफ क्रॉप है, 6 क्रॉप है रबी क्रॉप्स, और 3 होती है कमर्शियल क्रॉप, जिसमें एक गन्ना होता है। कमर्शियल मतलब जो कमर्शियल पर्पस के लिए उगाई जाती है, आगे बेचने के लिए उसको आगे, जैसे नारियल है उससे आगे यूज किया जाता है, जैसे कॉटन हो गया, ठीक है ना। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि मैक्सिमम तो खरीफ क्रॉप है। एक तुक्का लगा लूं कि हाँ ये खरीफ क्रॉप ही होगी। दूसरी बात, आमतौर पे अगर आप ज्योग्राफी या एग्रीकल्चर थोड़ा समझते हैं, तो ये वाले जो ऑयल सीड्स हैं, ये गर्मियों के टाइम पर, ये बारिश के समय पर, मानसून के समय पर उगाए जाते हैं। तो ये क्रॉप चांस लिया जा सकता है कि एक खरीफ क्रॉप होगी, रिस्क लिया जा सकता है। अगर लिया तो करेक्ट आंसर सी करोगे मार्क, ऑल 3 विल बी करेक्ट। अदरवाइज सेकंड स्टेटमेंट में अगर नहीं रिस्क ले पाए तो नहीं हो पाएगा। दो तो तुम्हें पता होंगे पॉइंट, सेकंड स्टेटमेंट नहीं पता तो फिर दिक्कत है। यूपीएससी ऐसे घुमाता है हमको। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, ऑल 3 आर करेक्ट, ऑल 3 आर करेक्ट। ओहो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
How many of the above are considered as intangible investments? Consider the investments in the following assets: brand recognition, inventory, intellectual property and mailing list of client. तो एक होता है टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपने पैसा लगाया है, जिसको आप छू सकते हो। मेरा लैपटॉप मेरा टेंजिबल इन्वेस्टमेंट है, मेरा ये बोर्ड ये टेंजिबल इन्वेस्टमेंट है जिसमें पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। मेरे पास पैसा है तो वो टेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। जमीन है तो टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हो। जमीन छू नहीं सकते क्या? बिल्कुल छू सकते हो। तो इनटेंजिबल क्या होता है? जिसको आप छू नहीं सकते पर जो आपको प्रॉफिट कमा के देगा या फायदा देगा, जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। अब देखो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री या स्टॉक होता है, ये तो टेंजिबल है, तो ये तो होगा नहीं। ब्रांड रिकॉग्निशन ये इनटेंजिबल होता है। मैकडोनल्ड का वो जो एम फेमस है वो एक ब्रांड बना हुआ है, तो ये तो पक्का होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये तो पक्का ही पक्का है। आईपी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने कोई मेहनत करके दवाई बनाई है, वो दवाई पे आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कोई गाना लिखा है, कोई किताब लिखी है, कॉपीराइट मिला है आपको, पेटेंट करवाया है आपने किसी चीज पे, तो वो तो 100% आपका इंटेंजिबल एसेट होता है। तो 1 और 3 तो 100% है, ठीक है ना। तो ओनली 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ऑप्शन तो हम सामने ही देख चुके हैं। ऑल 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वेंट्री हम काट ही चुके हैं। तो या तो ओनली 2 है या तो ओनली 3 है। 50-50% हो गया। अब देखते हैं आगे, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की लिस्ट है जिनको आप ईमेल करके अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी। ये भी आपने मेहनत मशक्कत से लिस्ट इकट्ठी करी है, तो इसको भी आप इंटेंजिबल प्रॉपर्टी मानोगे। एंड 1, 3 and 4, ओनली 3, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इस सवाल का सही जवाब होगा। इंटेंजिबल लिस्ट, इंटेंजिबल एसेट्स की लिस्ट में ये मेलिंग लिस्ट भी आएगी, ठीक है ना। मेलिंग लिस्ट भी हम कंसिडर करेंगे। तो याद रखना करेक्ट आंसर है सी, ओनली 3। ओनली 3 विल बी करेक्ट। मेलिंग लिस्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ब्रांड रिकॉग्निशन आर कॉल्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो ये पुराना हो गया, अब तो 16th फाइनेंस कमीशन आ गया है विद अ न्यू मेथोडोलॉजी। बट फॉर हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। और क्या मेथड यूज हुआ था? तो स्टेबल गवर्नमेंट, पहली बात ये नापोगे कैसे? जो चीज नाप नहीं सकते वो कैसे क्राइटेरिया के तौर पर यूज हो जाएगा? गवर्नेंस रिफॉर्म्स नापोगे कैसे? नाप ही नहीं सकते। तो ये तो 2 काट ही दो, 3 और 4 काट दो। 5 में से मैंने 2 ऑप्शन काट दिए हैं, तो ऑल 5 तो हो ही नहीं सकता। ओनली 4 भी नहीं हो सकता, कि 2 ऑप्शन तो अभी काट दिए मैंने। आग में तो कहीं कुछ किया ही नहीं, 2 ऑप्शन जो मेरे को सबसे बोगस दिख रहे थे मैंने काट दिए। तो या तो ओनली 2 है या तो ओनली 3 है। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट ऐसा है। फॉरेस्ट इकोलॉजी और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के अंदर कैसा रोल प्ले किया है सरकार ने। तो आप सामने देख सकते हैं 15th फाइनेंस कमीशन, फॉरेस्ट इकोलॉजी है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, टैक्स एफर्ट है। बाकी ये 3 मेथड तो यूज हुए ही थे। तो 3 ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर बी होगा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओनली 3, बी, ओनली 3, ठीक है ना। अब है S3I, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मेरे को भी नहीं पता था इसका आंसर, जब मैंने पहली बार देखा मुझे भी गूगल करना पड़ा, क्योंकि आमतौर पे हम इस इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते तो हैं करंट अफेयर्स में, बट क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है इसके अंदर वो आमतौर पे मिस कर जाते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव डज UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन इनिशिएटिव फोकस फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट? किस किस चीज पे फोकस किया जाता है? अफोर्डेबल हाउसिंग, तो ये सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग पे हमको लग रहा है सही होगा, या रिन्यूएबल एनर्जी सही होगा। मैं सीधा करेक्ट आंसर बताता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। करेक्ट आंसर है सी, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग ये तो लग ही रहा था हमको, रिन्यूएबल एनर्जी ये तो लग ही रहा था हमको, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों आपके सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के तहत आते हैं, जिसके तहत पैसा प्रोवाइड करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिश इस यूनाइटेड नेशंस की बॉडी के द्वारा की जाती है। ये पहली यूनाइटेड नेशंस की बॉडी थी जिसने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना शुरू किया था खुद से। ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो S3I इनिशिएटिव में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो मास स्केल पे, बड़े स्केल पे यूज हो रहा है, तो चांसेस थे कि ये सही नहीं हो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था इसका जवाब, मुझे भी सर्च करना पड़ा था। तो 1, 3 and 4 आर करेक्ट, ओनली 3 आर करेक्ट, सी इज करेक्ट।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम पे सवाल है, इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज का एक मिक्सचर है, तो मैं इसको फटाफट आंसर बता के कवर करता हूं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 जो है ना वो गलत है। इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम अगर एक बार भी आपने पढ़ी है, इसमें स्टेट डिपार्टमेंट्स का इंटरवेंशन नहीं होता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को मॉडिफाई करके अप्रैल 2005 में बनाई गई थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत केंद्र सरकार की है। तो पहला तो गलत हो गया। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर एंड प्रेग्नेंट वुमेन। गरीब महिलाएं बच्चों को डिलीवर करते हुए उनकी डेथ हो जाती है, बच्चों की डेथ हो जाती है, छोटे बच्चे पैदा हुए हैं बीमारियों की वजह से, जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो दोस्तों यस, ये जननी सुरक्षा योजना गरीब माता और गरीब बच्चे, जो उनका बच्चा है जो पुअर है, पुअर परिवार से आते हैं, उनके वेलफेयर के लिए है। तो सेकंड इज करेक्ट। इट्स एम इज टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब हॉस्पिटल में बच्चे की डिलीवरी हो, इसके लिए आशा वर्कर बहुत हेल्प होती हैं, ऑक्सिलरी सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा वर्कर्स, दे आर वेरी हेल्पफुल। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करता है, करेक्ट। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट, जो बीमार है बच्चे, अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल की उम्र तक के बीमार बच्चों को पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एज का क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है। द स्कीम फोकसेस ऑन पुअर प्रेग्नेंट वुमेन विद स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर द स्टेट हैविंग लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स। तो हम यहाँ पे स्टेट्स जहां पर हॉस्पिटल में बच्चे कम पैदा होते हैं उन पे फोकस करते हैं। तो एज के बेसिस पे नहीं, स्टेट के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर मदद की जा रही है प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल में डिलीवरी करने के लिए, और उनको फिर फाइनेंशियल हेल्प भी दी जा रही है, सीधा उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके। ये सब किया जा रहा है। आशा वर्कर्स, ये आशा वर्कर्स, दीज आर चैरिटेबल वर्कर्स, जिसको सरकार पैसा भी देती है, ये जाकर मदद करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, उनको अवेयरनेस देती हैं, राइट। जैसे मिडवाइफ जिन्हें कहते हैं ना दाई, ये दाई की तरह है, मिडवाइफ की तरह है, पर ये हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाती है। और इन स्टेट्स में जहां पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी काफी कम थी, उन स्टेट्स की गरीब प्रेग्नेंट वुमेन को फोकस किया जा रहा था, ना कि एज के हिसाब से। तो ऑप्शन 4 भी गलत है। अब देखो 1 गलत था, 4 गलत था, सिर्फ 2 और 3 सही है। तो बी, ओनली 2 विल बी करेक्ट हियर, ओनली 2 विल बी करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट, अनीमिया मुक्त भारत। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हमारे खून के अंदर अनीमिया जैसी एक बीमारी, और खासतौर पर फीमेल में ऐसी बीमारी पैदा होती है। अनीमिया मुक्त भारत करने के लिए हम प्रोफिलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देंगे। अरे आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देने चाहिए ना, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन क्यों दोगे भाई? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो देखकर ही बोगस लग रहा है, बिल्कुल ही बोगस है, क्योंकि इसमें आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है, प्रोफिलैक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दी जाती है दोस्तों। तो फर्स्ट तो देखते ही गलत हो गया। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ये चाहता है कि थोड़ा डिले होकर, थोड़ा देरी के साथ कॉर्ड क्लैंपिंग क्या होता है, मतलब मैं बताता हूँ, इज इट गुड और बैड? तो इट इज बेनिफिशियल, मतलब जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है और मेडिकल केयर का, जो WHO भी कहता है इंडिया में अडॉप्ट होना चाहिए, उसके तहत डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग होनी चाहिए। क्लैंप करना अम्बिलिकल कॉर्ड को आफ्टर 1 to 3 मिनट्स ऑफ बर्थ, या एक बारी जो कॉर्ड, क्योंकि बच्चे और माँ के बीच में वो अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है, तो एक बारी कॉर्ड का पल्सेशन रुकता है तभी क्लैंप करना चाहिए। डोंट डू इट इमीडिएटली। प्लेसेंटा जो है, कॉर्ड जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो ट्रांसफ्यूज कर रहा होता है कंटिन्यूसली ब्लड उस न्यू बॉर्न बेबी को, इवन आफ्टर बर्थ। एक्स्ट्रा 20 to 30% ब्लड वॉल्यूम इज ट्रांसफर टू दैट बेबी, जिससे उसके बच्चे के शरीर के अंदर आयरन की क्वांटिटी बढ़ती है। 20 to 30% ब्लड वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो बढ़ेगी। तो यस, कैंपेन को चला रहे हैं ये। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था। थर्ड,
पीरियोडिक डीवर्मिंग, डीवर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती है बच्चों को, तो डीवर्मिंग की बात कर रहा है। स्टेटमेंट 3 भी सही है, हम डीवर्मिंग टैबलेट भी देते हैं पीरियोडिकली, बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब हो, पेट के कीड़े मारे जाएं, एल्बेंडाजोल टैबलेट बच्चा ले। फोर्थ, नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज भी होते हैं अनीमिया के, भाई सिर्फ खाने पीने से थोड़ा ना जुड़ा हुआ है, कुछ नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज भी होते हैं, उसको भी फोकस करें इन एंडेमिक पॉकेट्स जहां पे प्रॉब्लम ज्यादा है। एंडेमिक मतलब जहां पे समस्या ज्यादा है, मलेरिया, ठीक है, ऐसे ही हीमोग्लोबिनोपैथाइड्स, पैथीज, सॉरी, हीमोग्लोबिनोपैथीज और फ्लोरोसिस, इनके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाए। यार ये बहुत डिफिकल्ट था एग्जैक्ट पता होना स्टेटमेंट, बट यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नॉन न्यूट्रिशनल कॉसेज पर भी फोकस करना है। तो करेक्ट आंसर है, एक स्टेटमेंट गलत, 3 स्टेटमेंट सही, करेक्ट आंसर सी है, करेक्ट आंसर सी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू एमएसएमई इन इंडिया, एमएसएमई की डेफिनेशन पे सवाल है। करेक्ट आंसर पहले बता देता हूँ, उस समय के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या था और आज की नई डेफिनेशन क्या है। तो अब 1 फरवरी 2025 से एक्चुअली एक नई डेफिनेशन आ गई है। तो अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज कहे जाते हो, पहले आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, अब मिनिमम 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम सॉरी 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल एंटरप्राइज पहले 10 करोड़, 25 करोड़ तक का, मतलब 2.5 से 25 के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट है। फिर मीडियम एंटरप्राइज 50 का, अब 125 का इन्वेस्टमेंट है। टर्नओवर जो है वो पहले 5 करोड़ था करंट, अब 10 करोड़ है एक माइक्रो एंटरप्राइज कहलाने के लिए, मतलब माइक्रो एंटरप्राइज का 10 करोड़ से कम होगा, स्मॉल एंटरप्राइज का 10 से 100 के बीच में होगा, मीडियम एंटरप्राइज का 100 से 500 के बीच में होगा, तब वो मीडियम कही जाएगी। तो 0 से 10 के बीच में टर्नओवर, टर्नओवर मतलब क्या होता है, कितने का सामान बेच रहे हो, कितने का सेल कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस, ठीक है ना, ये प्रॉफिट नहीं है। आपने 10 करोड़ का सामान बेचा, 8 करोड़ उसकी कॉस्टिंग थी, प्रॉफिट 2 करोड़ होगा। तो ये नई डेफिनेशन आ गई है एमएसएमई की। तो ये इन्वेस्टमेंट वाला ये खत्म हो गया, अब नया नया डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। एंड ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमई क्वालिफाई अंडर दी प्रायोरिटी सेक्टर, जी हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे फोकस किया जाता है। तो क्योंकि अब क्वेश्चन का डेफिनेशन ही चेंज हो गया है, तो अब आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये नई डेफिनेशन रट लो, ये नई डेफिनेशन याद कर लो, ये अभी आई है 2025 में, 1 फरवरी में, बजट 2025-26 के बाद से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, consider the following statement, it is possible to make payments in digital currency without using यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम न्यूज में था क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से रशिया के और रशियंस का जो पैसा दूसरे देशों में था उसको ब्लॉक कर दिया था स्विफ्ट सिस्टम, रशिया के लिए ब्लॉक करके, क्योंकि रशिया तक पैसा ना पहुंचे, वॉर में उनके पास, उनके लोगों के पास पैसा ना पहुंचा, ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज की मंशा थी। अच्छा, इसके साथ साथ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट सच एज अ टाइम फ्रेमिंग फॉर स्पेंडिंग इट। हमारे पास नॉर्मल पैसा है, सरकारी स्कीम पे हमको पैसा मिलता है, या तो बैंक अकाउंट में आ जाता है या तो कैश मिलता है। क्यों ना मैं डिजिटली कैश इशू करूं, आपके पास डिजिटली ऐप पर पैसा आ जाए और प्रोग्राम कर दूं कि ये जैसे बच्चे को स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है, तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए यूज कर सकता है, स्कूल कॉलेज की फीस भरने यूज कर सकता है, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। चाइना ऐसा एक्सपेरिमेंट कर भी रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। और दूसरी बात कि ये डॉलर को बाईपास या करेंसीज को बाईपास करना चाहता है, ये भी सही है दोस्तों। हमें दूसरे देशों की करेंसी की जरूरत नहीं है, डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली हम डिजिटल मनी, जैसे हम इंडिया में ई रूपी बना रहे हैं, जो हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी के तौर पे बनाया गया है, जिससे तुरंत पेमेंट्स ट्रांजैक्शन हो सकती है। हम ना जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता था पेपर करेंसी का, पेपर प्रिंट करने का, उसको इससे एक्सचेंज करना चाहते हैं। वैसे भी दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ता जा रहा है, हम उसे रिप्लेस करके इस नई करेंसी सिस्टम को दुनिया के अंदर पॉपुलराइज करना चाहते हैं दोस्तों। तो आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 15th क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू, अल्फा बीटा ये कुछ टर्म्स होते हैं। अल्फा होता है कि मार्केट दे रही है 8% इंटरेस्ट, स्टॉक मार्केट एक साल में 8% ग्रो हुई है और मैंने कमा लिया 15% रिटर्न, ठीक है ना, जो ये 7% का डिफरेंस जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया है, ये मेरा अल्फा है। बीटा का मतलब होता है मार्केट में जो आप रिस्क ले रहे हो, रिस्क को या फ्लक्चुएशन को, एक शेयर के फ्लक्चुएशन को स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशन से आप कंपेयर करते हैं। स्टॉक मार्केट 8% ग्रो करी है,
बट मेरा पोर्टफोलियो 6% ग्रो करा है एक रिस्क की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो आप बेहतर समझते हो थ्रू दिस टर्म ऑफ बीटा। तो अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक टू चेंज इन ओवरऑल स्टॉक मार्केट, मेरा शेयर स्टॉक मार्केट के मुकाबले कितना चेंज हुआ है। जैसे स्टॉक की वैल्यू 1 पॉइंट, बीटा वैल्यू 1.3 है, अगर लिखा भी एग्जांपल यहाँ पे, तो थ्योरेटिकली द स्टॉक इज 30% मोर वॉलेटाइल और रिस्की देन द मार्केट। तो क्या मेरे को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए इतना रिस्क लेकर? ये चीज डिसाइड होती है उसके बीटा को देखकर, बीटा वैल्यू ऑफ स्टॉक को देखकर। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक नंबर में एक न्यूमेरिकली वैल्यू आप क्रिएट करने की कोशिश करते हो स्टॉक मार्केट के चेंजेस को, रिस्क को कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय एसबीआई by providing micro credit to financially deprived। एसबीआई नहीं, नाबार्ड है। पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, पहला स्टेटमेंट गलत है। 1990 टू 1993 में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम नाबार्ड ने शुरू किया था गरीब परिवारों को, जो जिन तक अब तक रीच नहीं किया गया उनको मदद करने के लिए। स्टेटमेंट 1 गलत है, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, all members of the group take responsibility for a loan that an individual member take। एक बंदा जो लोन देता है, एक बंदा जो लोन लेता है दोस्तों, उसके लिए all members, सारे मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ऑल मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हाँ, ऐसे ही शेयरिंग बेसिस पे, कोऑपरेटिव बेसिस पे लोन दिया जाता है। जैसे 10 लोगों ने गांव में रहते हैं एक साथ मिलकर लोन लिया है, एक बंदा लोन नहीं चुका रहा, तो 10 लोग, बाकी लोग मिलकर उससे लोन चुकवाएंगे, वरना उसका हुक्का पानी बंद, मतलब गांव के अंदर बोलचाल बातचीत बंद कर देंगे कि हम सब पे कर रहे हैं, तू नहीं पे कर रहा। तो एक सोशल फोर्स, एक प्रेशर क्रिएट होता है। और बैंक भी क्योंकि कलेक्टिवली लोन लिया जा रहा है तो डरता नहीं है ऐसे लोगों को लोन देने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था, सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड, द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक डेफिनेटली हेल्प करते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है ये भी हेल्प करते हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो कोई भी हो, ये मदद करते हैं लोन देकर। और गांव के इलाकों में इनका रीच नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे लोगों को फायदा पहुंचता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत था, 2 सही था, 3 सही था। ओनली 2 विल बी करेक्ट। करेक्ट आंसर इज बी, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 17वां सवाल, और ये हमारा शायद आखिरी भी है। यस, हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर। ये तो सच बात है, हमें टेक्निकली प्रिवेंटिव केयर पे फोकस करना चाहिए। बीमार पड़ो ही मत, बट हम क्यूरेटिव केयर, बीमार पड़ने के बाद अपना इलाज करवाते। हमारे देश में लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर है। सच बात है यार ये तो। इंडियाज डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, द स्टेट्स अंडर द इंडियाज डिसेंट्रलाइज अप्रोच, क्योंकि हेल्थ केयर डिलीवरी हम स्टेट्स के ऊपर छोड़ते हैं। स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। दोनों स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी गलत है पहले तो हम ये पकड़ते हैं। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करना है, इन सारे सेक्टर्स पे फोकस करके। स्टेटमेंट नंबर 2, इंडिया की डिसेंट्रलाइज अप्रोच के तहत हमारा जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसमें स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 सही है। अब चलो इनके बीच में रिलेशन ढूंढते हैं। इंडिया का पब्लिक हेल्थ सिस्टम फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर बिकॉज इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम टू हेल्थ केयर डिलीवरी स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये तो कुछ सेंस बना ही नहीं रहा कि हमारा क्यूरेटिव केयर पे फोकस है क्योंकि स्टेट्स के पास है। नहीं नहीं, क्यूरेटिव केयर पे फोकस है लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड हेल्थ केयर फैसिलिटी की वजह से। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी है। शॉर्टेज है स्टाफ का, वर्कर्स का शॉर्टेज है, हॉस्पिटल्स, बेड्स, कई सारी फैसिलिटीज लिमिटेड है। ठीक है ना, तो ये कारण नहीं है दोस्तों कि स्टेट्स के पास है। स्टेट्स के पास हो तब भी अलग चीज है वो। बात यह है इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, स्किल्ड वर्कफोर्स कम है, मेन प्रॉब्लम वो है। ठीक है ना, लिमिटेड स्किल वर्कफोर्स है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ऐसा हमको सिर्फ बी ऑप्शन ही समझ आ रहा है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2
इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट नंबर 1। ये था भैया हमारा 2023 का पेपर, इकोनॉमिक्स यहाँ पे कंप्लीट होती है। शुक्रिया आप सबका। आप जरूर से हमारे यूपीएससी प्रेप लैब के 1 रुपी ट्रायल के साथ कोर्स इनिशिएट कर लो। जीएस, ऑप्शनल, एनसीईआरटी टेस्ट सब कवर कराया जा रहा है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। मंथली बेसिस पे पे कर सकते हो, जैसे कोचिंग फीस पे करते हो। 10th क्लास की कोचिंग फीस से सस्ती फीस पर आपको ये प्रोग्राम दिया जा रहा है, तो टेक एडवांटेज ऑफ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।